हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? तो चलो देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट को समझाने का तरीका यह है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट solid and liquid state of the same substance coexist in equilibrium। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ की सॉलिड स्टेट और उसी ही चीज़ की लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे, जहाँ पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया है उस टेम्परेचर को हम कहेंगे उस पर्टिकुलर सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम कहें कि भाई हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर सपोज़ कर लेते हैं कि कुछ आइस क्यूब्स पड़े हैं, ठीक है, और आइस आप जानते हैं कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो समझो कि ये कुछ आइस क्यूब्स हैं यहाँ पर बर्तन में पड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई इस आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस आइस के अंदर एक थर्मामीटर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूँ समझो कि ये थर्मामीटर का बल्ब है, ठीक है, और ये थर्मामीटर है एंड दिस विल गिव यू द रीडिंग। ये आपको क्या देने वाला है? रीडिंग देने वाला है कि भाई बर्फ़ किस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। देखते हैं, हम जैसे ही आइस को बर्तन में डाल के इसमें थर्मामीटर इंसर्ट करें और 1-2 मिनट के बाद जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए, 1-2 मिनट के बाद जब हम इस टेम्परेचर को थर्मामीटर से देखेंगे तो टेम्परेचर जो होगा थर्मामीटर में दैट विल 0 डिग्री सेल्सियस। नंबर 1-2 मिनट के बाद अगर हम दोबारा इस टेम्परेचर को देखें थर्मामीटर में कि टेम्परेचर क्या हुआ है, आप देखेंगे कि स्टिल द टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा तब तक जब तक इसमें बर्फ का एक पार्टिकल भी बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इस बर्तन में जब बर्फ पिघल रही थी तो क्या इस बर्तन में सिर्फ बर्फ ही थी या पानी भी था? आप जानते हैं कि इसमें बर्फ भी थी और पानी भी था। दैट मीन्स कि टेम्परेचर 0 तब तक रहेगा जब तक बर्फ और पानी दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है जिसमें सिस्टम जो होता है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बैलेंस हों। जब तक दोनों स्टेट कोएग्जिस्ट कर रही हैं तब तक टेम्परेचर 0 है। तो सिंपली वी कैन से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे बर्फ पिघल रही थी तो वक्त के साथ टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? तो देखो, टेम्परेचर इस वजह से नहीं बढ़ता क्योंकि जो भी एनर्जी सराउंडिंग से आइस एब्जॉर्ब कर रही है वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को तोड़ने में, ताकि पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो और उसकी स्टेट चेंज हो और उसकी स्टेट चेंज हो कि लिक्विड स्टेट हो। इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? आई होप सो कि यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बस याद रखें, 1-2 पॉइंट्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका फिक्स होना, इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जब स्टेट चेंज हो रही होती है उस वक्त टेम्परेचर फिक्स रहता है। और दूसरा कि आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। तो आइस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, अगर बर्फ़ होती और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं हो रही होती तो हम ये नहीं कहते कि वो क्रिस्टलाइन नहीं है, एमॉर्फस है। नो, अगर आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 के अलावा कुछ आ रही है तो इसके पीछे कहानी यह है कि आइस वाज नॉट अ प्योर, क्योंकि प्योर सॉलिड जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है। इम्प्योरिटी जो होती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करती हैं। इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करती हैं। ये मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अच्छा, इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट में लिख लेता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान से सुनेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली पॉइंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी जिस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उस सॉलिड की जितनी इंटर पार्टिकल फोर्स जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी।
यूजुअली आपने सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती हैं वो कोवलेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो अक्सर मॉलिक्यूलर होते हैं और मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन जो होती है वो सेकेंडरी होती है। आयनिक में जो अट्रैक्शन जो आयनिक बॉन्ड है वो प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और सेकेंडरी बॉन्ड वीकर है, तो इस वजह से जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो वजह ये भी है। अच्छा, इसकी बजाय अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आइस जो है दैट इज़ वाटर और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया या सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अगर आपसे पूछा जाए भाई किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप कहेंगे भाई वाटर की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मेल्टिंग पॉइंट कम है। वाटर की तो फिर भी 0 है, हाइड्रोजन सल्फाइड की 0 से भी कम है, दैट मीन्स इन माइनस। रीजन इज सिंपल। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली विद दैट ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा होती है। तो पहला फैक्टर मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देन हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 2, सेकेंड फैक्टर जो मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है वो है कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। एक सर्टेन एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि आपने होमोलॉगस थ्योरी सुना होगा चैप्टर नंबर 6 इंटर। तो होमोलॉग जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। मोर इंपॉर्टेंटली मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ती है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि in the homologous series as the number of carbon atom increase, melting point increase, boiling point increase and density increase, so many factors increase. तो that's what I'm trying to say कि melting point जो है वो molecular mass से भी क्या है, वो directly proportional है। higher the molecular mass, higher will be the melting point। पर याद रखें melting point को decide करने में individual intermolecular force responsible नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ आपने मॉलिक्यूलर मास को भी देखना है। दोनों चीजें कलेक्टिव देखी जाएंगी, फिर डिसाइड होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का मामला क्या है। एक तीसरा फैक्टर जो कि मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है वो है कि मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिक्रीज्ड बाय इम्प्योरिटीज। डिक्रीज्ड बाय इम्प्योरिटीज। अगर कोई भी सॉलिड प्योर है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो भी है कांस्टेंट है, फिक्स है जो भी है। लेकिन अगर उस सॉलिड में कोई इंप्योरिटी आ जाए या हम कोई इंप्योरिटी उसमें ऐड करें तो उसकी जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होगी, एक्चुअल जो मेल्टिंग पॉइंट होगी उससे डिक्रीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर प्योर सॉलिड है या इम्प्योर सॉलिड है, उसकी पहचान हम मेल्टिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि इंप्योरिटी जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करती हैं। मिसाल के तौर पर एक आइस का सैंपल है, उसको आप मेल्ट कर रहे हैं और इस आइस की मेल्टिंग पॉइंट अगर माइनस में आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि आइस इज इम्प्योर। क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं ठेले पे, तो वो आप जानते होंगे कि वो आइस के साथ थोड़ा सा साल्ट भी मिक्सअप करते हैं। बर्फ़ के साथ नमक को मिक्सअप करने की वजह जो है वो ये है कि नमक जो है वो इम्प्योरिटी क्रिएट करता है और इम्प्योरिटी की वजह से आइस जो होती है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। इससे जो बॉक्स जिसमें वो आइसक्रीम फ्रीज कर रहा है उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, 0 से भी माइनस में चला जाता है। और आप इतना तो जानते होंगे कि कुल्फ़ी वगैरह या आइसक्रीम वगैरह वो जल्दी फ्रीज कब होगी, 0 पे या माइनस पे? डेफिनेटली माइनस पे। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना फ्रीजिंग जल्दी होगी, तो उसका ही फायदा है जो कि आइसक्रीम वगैरह बेचने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती हैं दे आर आल्सो डिक्रीज बाय द इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी जो है ये मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं। तो इससे एक पॉइंट है कि प्योरिटी ऑफ द सॉलिड कैन बी आप कह सकते हैं प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो किसी भी सॉलिड की जो प्योरिटी है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक फोर्थ फैक्टर जो है जो मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है, नंबर 4, एंड दिस इज कॉल्ड कि मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रेशर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रेशर। ध्यान से सुनेंगे।
अच्छा, प्रेशर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। अब मैंने ये नहीं लिखा है कि प्रेशर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। इवन मैंने ये भी नहीं लिखा है कि प्रेशर जो मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम डिक्रीज। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड। अच्छा, इस बात को लेने के लिए मैं आगे जा रहा हूं एक और पॉइंट की तरफ, ध्यान से सुनेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉलिड, नाउ लेट्स सी। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम एक और पॉइंट की तरफ जाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आई हैव अ कंटेनर, एंड अनदर कंटेनर, एक और कंटेनर है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं, कोई भी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यूँ समझें कि इस कंटेनर में हमारे पास जो है वो है आइस, और इस कंटेनर में हमारे पास जो है वो है अदर देन आइस। मतलब इसमें हमने बर्फ ली हुई है, उसकी लेवल आपके सामने है। इसमें हमने बर्फ के अलावा कोई भी सॉलिड लिया हुआ है, इसमें बर्फ के अलावा हमने कोई भी सॉलिड लिया हुआ है, लाइक सोडियम क्लोराइड में भी, शुगर और में भी अदर सॉलिड्स। आपने सुना होगा कि आइस जो है, दैट मीन्स वाटर, उसका एक एनॉमलस बिहेवियर है बिटवीन द 0 एंड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूं, उस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हों। ठीक है, आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग। अजीब कहानी है। ठीक है, दैट मीन्स कि पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से आगे अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी जब वो बर्फ था तो 0 डिग्री सेल्सियस थी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर इसका रेज करेंगे, ठीक है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये वो एनॉमलस रेंज है टेम्परेचर की जहां पर वाटर जो होता है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। ये वो टेम्परेचर है 0 से 4 पे बढ़ाने पे जो है वाटर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स कि ये आइस की लेवल अगर यहां तक है, अगर ये आइस मेल्ट होगी तो आइस की जो लेवल होगी वो एक्चुअल से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। कितना नीचे आएगी अलग स्टोरी पर नीचे आएगी। दैट मीन्स कि आइस ऑन मेल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जितने भी सॉलिड हैं इनमें मामला नॉर्मल है, क्योंकि जब इसको हीट करते हैं या ये एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब ये मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होने से साथ साथ ये क्या होते हैं, ये एक्सपेंड भी होते हैं। अगर ये एक्सपेंड होते हैं तो एक्चुअल लेवल जो सॉलिड की जब ये मेल्ट होंगे तो एक्चुअल लेवल से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज ओनली फॉर द आइस, पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज फॉर द ऑल सॉलिड्स अदर देन आइस। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसका रिलेशनशिप प्रेशर के साथ लेना है। तो अब जरा देखें कि सपोज करें अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर प्रेशर बढ़ाऊं आइस के ऊपर और इसके साथ साथ मैं इसको हीट करूं और इसको मेल्ट करने जा रहा हूं, तो फिर आप जानते हैं कि हीट करने से आइस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और मेल्ट होगी। लेकिन जो काम हीट ने करना है, थोड़ा बहुत काम वो कौन कर लेता है, प्रेशर। प्रेशर सपोर्ट करेगा कि भले उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो, कम हो। इस वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है आइस को, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वॉट एवर वर्क इज डन बाय द हीट, सम ऑफ देयर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द प्रेशर। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स which contract on melting, ऐसे सॉलिड जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्टिंग से, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। तो आई थिंक ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि ऐसे सभी सॉलिड जो मेल्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रेशर के बढ़ाने से उनकी मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल से कम हो जाती हैं। कितनी कम होती हैं ये कैलकुलेशन नहीं है आपके सिलेबस में, कम होती हैं ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर ऐसे सभी सॉलिड आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया है, मैं लिख सकता हूं कि सॉलिड्स which expand on melting increase in pressure will increase the melting point। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि पहले केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
और सेकेंड केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे सभी सॉलिड जो मेल्टिंग के साथ एक्सपेंड होते हैं, अगर हमने प्रेशराइज किया तो हम इसको एक्सपेंड होने नहीं देंगे, तो क्योंकि प्रेशर जो है उसको एक्सपेंड होने नहीं दे रहा, तो उस प्रेशर के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल से क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आइस का मामला कैसे डिस्टिंग्विश है और बाकी जितने सॉलिड हैं उसका मामला कैसे डिस्टिंग्विश है। आपने मेट्रिक क्लास में ये पढ़ा होगा, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एंड वाटर इज बिहेविंग एबनॉर्मली या एनॉमलस, ठीक है, एंड दैट इन बिटवीन द 0 and 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिस्कस करते हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।